अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 विच इज सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। So students, let's start. One of the most important concepts in biology is cell. It is the basic unit of structure and function of living organisms. सो स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है कि बायोलॉजी में जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है? सेल। बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। देयर आर सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। Single celled organisms are amoeba, paramecium, and euglena. More complex organisms, including plants and animals, are multicellular. सो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं, और कह रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी, यानी वो एक सेल से भी मिलके बन सके होते हैं या बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में उसने एग्जांपल्स दी हुई है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लाइक अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये कह रहा है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, यानी इनके अंदर एक ही सेल पाया जाता है। कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक जो प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये मल्टी सेलुलर है, यानी इनके अंदर हमारी बॉडी की भी एग्जाम्पल ले लें, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। दी सेल्स आर डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि जो सेल हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल है, यानी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से मिलकर बना हुआ था। सेल्स एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस एंड परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। कह रहा है कि जो सेल्स हैं वो बहुत सारी शेप्स में होते हैं। ठीक है। कोई एंड परफॉर्म्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, और डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देयर शेप्स एंड साइजेस आर रिलेटेड टू फंक्शन दे परफॉर्म। कह रहा है उनका जो शेप और जो साइज होता है सेल्स का, वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ आर मूवमेंट, रिस्पायरेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। कह रहा है कि जो लाइफ है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट शो करते हैं, रिस्पायर करते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस करते हैं अपने इंटरनल कंडीशंस को, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को, एंड न्यूट्रिशन। अ सेल डज ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। और कह रहा है कि ये जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, और इनको परफॉर्म कौन कर रहा होता है? सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं मूवमेंट। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट इधर एक्सटर्नली और इंटरनली। कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, यानी मूव करते हैं, इंटर एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। रिस्पायरेशन, लिविंग थिंग्स यूज सब्सटेंसेस फ्रॉम एनवायरनमेंट टू मेक एनर्जी। रिस्पायरेशन क्या है कि लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो एनवायरनमेंट से चीज़ें लेती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ली। ठीक है। तो एंड टू मेक एनर्जी, और उसका क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस, लिविंग थिंग्स मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए बच्चों, जो एक्सटर्नल कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन भी होती हैं वेदर की, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करती है। ठीक है। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड चेंज शेप और साइज। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ईदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एक्सक्रीशन, लिविंग थिंग्स exhibit the removal of waste products. And nutrition, living things exchange materials and gases with the environment. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि सेल है क्या? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। In 1665, he looked at thin pieces of cork under a simple microscope. He saw that cork was made of tiny empty spaces with walls around them under the microscope. Under the microscope, the cork looked like honeycomb. ओके। जो कह रहा है कि जो रोबोट हुक था उसने क्या किया था, एक पीस कार का लिया, उसको उसने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है।
जब उसने देखा तो उसको उसके अंदर क्या नजर आया कि बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस है और उनके गिर्द वॉल्स बनी हुई थी। ठीक है, कह रहा है ये जो कॉर्क है, ये जो स्पेसिस थी वो उसको किस तरह नजर आ रही थी माइक्रोस्कोप के अंदर, हनी कॉम की तरह। हनीकॉम species reminded him of small rooms called cells in a monastery। कह रहा है उसने ये जो स्मॉल रूम्स उसको नजर आ रहे थे, उसने उनको सेल्स कहा। He called the species cells. Now we know that the what Hooke really saw was thick outside wall of what was once part of cork tree. Schleiden was a German botanist. He examined a large variety of cells of some kind or other. उसके बाद कह रहा है कि एक जर्मन बोटेनिस्ट था शेडन, उसने क्या किया, उसने एग्जामिन किया लार्ज वैरायटी ऑफ सेल्स को, ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया। इन 1938 ही कंक्लूड दैट सेल्स आर अल्टीमेट यूनिट फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट टिश्यूज। उसने कंक्लूड क्या किया, जब बहुत सारे सेल्स को ऑब्जर्व किया उसने, कि जितने भी अल्टीमेटली यूनिट्स हैं या लाइफ है उसको कौन बना रहा है, बेसिकली सेल्स बना रहे हैं। एट द सेम टाइम शेमान अ जर्मन जूलॉजिस्ट, एक शेमान जर्मन जूलॉजिस्ट था, studied many type of animal cells, उसने बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया। he found that animal cells lack a cell wall, के उनके जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। the animal cells are covered by membrane, thus he recognized that part of cell wall which is unique to plants. the inside of both plant and animal cells were identical। उसने कहा कि जो इंटरनली है वो प्लांट और एनिमल सेल्स वो कहते हैं आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लांट्स में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो एनिमल्स में एब्सेंट होती है। शेडन एंड शेवान कंपेयर देयर फाइंडिंग्स, उन्होंने आपस उनको कंपेयर किया। दे कंबाइंड देयर व्यूज एंड फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अच्छा, उन्होंने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस की उनके बेस में उन्होंने एक थ्योरी फॉर्मुलेट की जिसको उन्होंने सेल थ्योरी कहा। इन 1885 रेडोल्फ वर्च्यू observed that new cells डेवलप बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, द सेल थ्योरी इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। कह रहा है कि ये जो सेल थ्योरी है फंडामेंटल की, ये बेसिक कंसेप्ट है बायोलॉजी का। ठीक है, द थ्री टेनेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द सेल थ्योरी आर, ये जो सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी इसके तीन प्रिंसिपल्स क्या था, बेसिकली इन्होंने क्या कहा था सेल थ्योरी में, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। पहला पॉइंट तो इस सेल थ्योरी का ये था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का, यानी उनको स्ट्रक्चर बनाने का और उनका फंक्शन परफॉर्म करने का भी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। दूसरा इन्होंने पॉइंट दिया कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक या एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन, के जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पहले से पाए जाने वाले सेल्स हैं उनसे ही बनते हैं थ्रू डिवीजन। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस वैलिडेट द सेल थ्योरी, की जो सेल थ्योरी है ये वैलिडेट कैसे हुई, कैसे अथेंटिक हुई कि ये जो थ्योरी है ये करेक्ट है। तो कह रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे यानी जो प्रूफ्स थे, इन्होंने ये बताते हैं कि ये सेल थ्योरी क्या है, वैलिड है। सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यूज कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उन्होंने क्या किया कि सेल्स को टिश्यू से रिमूव किया, उन्होंने देखा कि ये सर्वाइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, अकेले भी, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नथिंग स्मॉलर देन सेल हैज बीन फाउंड टू बी एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा सेल से स्मॉलर कोई भी चीज नहीं फाउंड मिली जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। Lastly, experiments by Francisco Redi and Louis Pasteur have demonstrated that cells cannot grow in sealed and sterile conditions। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की एक्सेप्शंस क्या हैं? द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं सेल थ्योरी। Viruses are exception to cell theory. Viruses are considered acellular as they have no cell machinery. Viruses are alive only until they are inside their host cell. They are considered to behave dead when outside the host cell. Okay. हम जो बच्चों ये जो वायरसेस है ना, ये क्या कह रहा है कि ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी। ठीक है, क्योंकि जो वायरसेस हैं उनको वो ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर यानी कि उनके अंदर सेल नहीं प्रेजेंट होता। हमने ये क्या है कि जितने भी लिविंग उनके अंदर सेल होगा। ए फॉर एब्सेंट, ए सेलुलर यानी इनके अंदर सेल्स नहीं प्रेजेंट होते।
सेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। बट क्या होता है कि ये बॉर्डर लाइन जो वायरसेस होते हैं, ये बॉर्डर लाइन ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग होते हैं, कि जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल के अंदर होते हैं तब ये लिविंग होते हैं, यानी वहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये किसी और सेल में नहीं होते तो इनको हम डेड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी में। दूसरा, viroids prions also behave like viruses and are exception to cell theory. Viroids and prions also a type of viruses ही हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की। RBCs, red blood cells and sieve tube cells nuclei, they cannot divide to form new cells. Okay, ये कैसे एक्सेप्शन है, क्योंकि सेल थ्योरी में हमने कहा है कि जो भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। बट ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं और सीव ट्यूब सेल्स हैं, ये इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो और ये डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये भी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लैक सेल वॉल, इनके सॉरी लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेलिस, इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर एब्सेंट। DNA alone forms a chromosome and lies in direct contact with cytoplasm. Basic proteins associated with nucleic acid are absent in bacteria. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोइनोसिटिक hyphae of fungus, rhizopus and cells of the alga Wucheria are multinucleate. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये जो फंगस है राइजोफियस की जो हाइफी होते हैं, और एक ये एलगी है हमारे पास, इसके ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट, यानी इनके बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की। प्रोटोजोन्स आर नॉट सेलुलर, कि वो सेलुलर नहीं होते, उनके अंदर सेल नहीं होता, दे आर ए सेलुलर एंड देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स, और सेल्स डिवाइडेड नहीं होती। तो ये कुछ एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, यानी ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं की। इसमें सबसे पहले वायरसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो ए सेलुलर हैं, उनके अंदर सेल्स होते नहीं है। वायराइड्स और प्रायॉन्स आ जाते हैं, ये भी ए सेलुलर है। रेड ब्लड सेल्स क्या है, ए न्यूक्लिएट है, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो डिवाइड नहीं कर सकते। उसके अलावा जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, इनके अंदर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेलिस नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पास फंगस राइजोपस है और एल्गा वो चेरिया है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। और लास्टली हमारे पास प्रोटोजोन्स, ये क्या है, ये भी ए सेलुलर है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है सेल थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।